मौत की मिस्ट्री लगातार उलझती चली जा रही है। इसे सुलझाने के लिए सीबीआई की टीम अब साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी कराने की तैयारी है। क्या होती है साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी, किस तरीके से की जाती है और कितनी महत्वपूर्ण है, ये समझने के लिए इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए दीनदयाल उपाध्याय के डॉक्टर B.N. मिश्रा, जो कि फॉरेंसिक मेडिसिन के हेड हैं, वो और डॉक्टर आदर्श मिश्रा मौजूद हैं। हम बात करेंगे साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी को लेकर के। सर, ये होती क्या है साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी? ऑटोप्सी मीन्स होता है आत्मावलोकन, सेल्फ विजुलाइजेशन। तो अब साइकोलॉजी का जो मनुष्य का मना स्थिति क्या है बिफोर कमिटिंग द सुसाइड। हर व्यक्ति, कोई भी नॉर्मल व्यक्ति सुसाइड नहीं कर सकता जब तक उसके अंदर पहले से ही कुछ ऐसे निगेटिव थॉट्स या निगेटिव मेंटल डिस्ट्रेस ना हो, तो मनुष्य और डेथ अपने आप को नहीं करेगा। तो उसका एनालिसिस करने के लिए सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को एनालाइज करते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि उसकी जो मना स्थिति क्या थी सुसाइड के पहले। काफ़ी समय पहले से इंसान की मना स्थिति बदल जाती है। वो उसकी जो नॉर्मल एक्टिविटी होती है वो बदल जाती है, चाहे खान हो, चाहे खान पान हो, चाहे किसी से रिलेशन हो, चाहे इंटरेस्ट हो, सोशल इंटरेस्ट हो, चाहे किसी भी तरह का उसका इंटरेस्ट जो है वो डिक्रीज हो जाता है। तो ये सारा चीज़ें जो होता है एक कंप्लीट जो होता है उसकी साइकोलॉजी पे स्टडी करते हैं, जिसे हम साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी कहते हैं। सर, इसके लिए किन किन चीजों की सबसे ज्यादा क्या क्या एनालाइज किया जाता है इसके बारे में? एक तो उसकी देखा जाता है दिनचर्या पहले से और जस्ट बिफोर द टाइम ऑफ सुसाइड। उसकी क्या दिनचर्या है, पहले क्या खान पान करता था, पहले लोगों से मेल जोल कैसा था, पहले समाज के प्रति क्या इंटरेस्ट था, अपनी सोशल दायित्व क्या था उसका। ये सारी चीज़ें जो होती है ना एक क्यूमुलेटिव टोटलिटी में देखा जाता है कि क्या क्या मतलब उसके साथ घटनाएं घट रही है। अगर उसका एबनॉर्मल बिहेवियर है तो हम उसको एनालाइज करेंगे कि ये एबनॉर्मल क्यों है, और इसके हजारों कारण होते हैं एबनॉर्मल बिहेवियर के। चाहे उसकी पर्सनल रिलेशंस हो, चाहे कोई मनी प्रॉब्लम हो, मतलब जो भी हो सकता है, वो नॉर्मल अवस्था में नहीं होता। तो हम उसको अलग अलग नज़रिए से देखते हैं और सबको अलग अलग एनालाइज करते हैं। अगर लगता है कि ये व्यक्ति जो नॉर्मल होना चाहिए वो नॉर्मल नहीं है, तो वो ऐसा व्यक्ति कभी भी खुद को नुकसान पहुंचा सकता है या समाज को या व्यक्ति को। आदर्श जी, ये बताएं कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं? वो तमाम डायरियां जो लिखी हैं, तमाम दोस्त जिनसे वो आखिरी में बातचीत करता रहा, मोबाइल की चैटिंग, और इसके अलावा और क्या क्या, और ये किस तरीके से एनालाइज करती है इसे टीम? देखिए, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी में, जिसको एनालाइज करके हम बता सकते हैं कि जो सामने वाला इंसान है उसकी क्या मेंटल कंडीशन है। जैसे कि जो उसके रिलेटिव्स हैं, फैमिली फ्रेंड्स हैं, या कोई भी और ख़ास इंसान जो ज़िंदगी में होता है, तो उसके साथ उसका कैसा बिहेवियर है, क्या वो पहले के जैसा है या पहले से कुछ डिफरेंट उसके एक्टिविटीज़ हैं। उसके साथ साथ उस पर्सन की जो राइटिंग हैबिट है, जैसे कि हमने पहले भी देखा कि सुशांत सिंह को लिखने की एक अच्छी आदत बनी हुई थी, तो उस राइटिंग से भी उस मेंटल कंडीशन को डिटरमाइन किया जा सकता है। जैसे कि वो क्या डिप्रेशन में थे या नहीं थे, क्योंकि जो हैंड राइटिंग होती है उसको हम ब्रेन राइटिंग बोलते हैं। जो हमारा मेंटल थॉट प्रोसेस होता है उसी के अकॉर्डिंग ही हमारी राइटिंग भी धीरे धीरे चेंज होती रहती है। तो हैंड राइटिंग के अलावा चैट, जैसे व्हाट्सएप और अलग अलग जो मैसेंजर्स में हम बात करते हैं किसी से, तो उस चैट को भी हम एनालाइज करके ये बता सकते हैं कि उस पर्सन की जो करंट सिचुएशन है, मीन्स मेंटल कंडीशन, वो किस तरीके की है। क्या वो अभी भी खुश है, या 2 दिन पहले 4 दिन पहले उसका जो बिहेवियर है दोस्तों के साथ किस तरीके का है। क्या वो अपने डेली रूटीन को फॉलो अप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या जिम या किसी दूसरी एक्टिविटी में जो वो इन्वॉल्व हैं एक्टिंग में,
क्या वहाँ पे जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, तो क्या चेंजेज आ रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को हम एनालाइज करते हैं, जिसको हम साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी कहते हैं। ये कितनी महत्वपूर्ण है? क्या ये समझा जा सकता है कि इस शख्स का कत्ल हुआ या फिर इसने खुदकुशी की है या एक्सीडेंट है? ये साबित हो सकता है? नहीं, एक्चुअली उस व्यक्ति का वो स्वयं में क्या नुकसान फायदा उठा सकता है, ये समाज को नुकसान फायदे हो सकते हैं, लेकिन साइकोलॉजी से उसको क्या नुकसान होगा किसी दूसरे के द्वारा ये डिटरमाइन नहीं होता। इसका सीधा संबंध होता है स्वयं का, स्वयं को क्या फायदा दे सकता है, क्या नुकसान कर सकता है, या वो व्यक्ति समाज को क्या नुकसान कर सकता है या फायदा दे सकता है। ये पर्सनल साइकोलॉजी होती है। इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि अगर उसका मेंटल डिस्ट्रेस में है तो कोई आके मर्डर कर देगा। मर्डर करने वाले की साइकोलॉजी पता होना चाहिए, ना कि विक्टिम का। मान लीजिए कि अगर सब कुछ ठीक आता है साइकोलॉजी में, अगर ऑटोप्सी में ये निकल के आता है कि ये खुश था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जैसे कि दोस्त हम सुन रहे हैं कि कह रहे हैं, और किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं थी, करियर अच्छा चल रहा था, और उसके बाद ये रिपोर्ट निकलती है, तो इससे क्या निकलेगा, इससे क्या साबित होगा? एक्चुअली इस केस में एक डिफरेंट जो है ऑटोप्सी या जो है साइकोलॉजी या परिस्थिति बन के सामने आ रही है। मुझे जो मेरा अपना 20-25 साल का तजुर्बा है, कोई व्यक्ति जो ये अटेम्प्ट करता है सुसाइड, वो खाना पीना नहीं खाता है। सुना है कि इसने मरने के पहले कुछ नारियल पानी या कुछ और लिक्विड जूस पीने की बात है। जूस वगैरह लिया है। तो मरने वाला व्यक्ति जो है जस्ट बिफोर कमिटिंग द सुसाइड ही वुड नॉट टेक एनी द फूड और लिक्विड। यहाँ पे लिक्विड ऑटोप्सी रिपोर्ट में भी आया है, और ऑटोप्सी रिपोर्ट में आई है लिक्विड की बात? हाँ आया है। 50 ml लिक्विड है, पॉसिबली लिक्विड हो सकता है वो जो जूस लिया वही हो। तो उसका जूस लेना थोड़ा एबनॉर्मल बिहेवियर है ऑन द पार्ट ऑफ ए पर्सन हु इज कमिटिंग द सुसाइड। तो इस तरह के जो हालात हैं, दूसरा कुछ दिन पहले या सेम डे या वन डे बिफोर द कमिटिंग सुसाइड, ये उसका बिहेवियर नॉर्मल था। सडन जो है बिहेवियर का चेंज होना, ये कहीं न कहीं एक संदेह पैदा करता है। अचानक से ऐसा क्यों हुआ, ये संदेह पैदा करता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा होना नहीं चाहिए, इसीलिए इसका इन्वेस्टिगेशन की बहुत ज़रूरत है। और व्यक्ति जो है वो बिल्कुल खुश था, रात को खुश था, सुबह खुश था, खुद लिक्विड ले रहा, तो उसकी साइकोलॉजी जो है सुसाइड करने के मोड पे नहीं लगती। अब हुआ है ये, इसके बारे में मुझे कहना बड़ा जल्दबाजी होगा। तो साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी से काफी कुछ सच सामने आ सकेगा। बिल्कुल बिल्कुल। उसकी जो है एक तो डेली का जो रूटीन लाइफ का क्या एक्टिविटी थी, वो हंसता था, खेलता था, बोलता था, मजाक करता था। ऐसा व्यक्ति कभी डिप्रेशन में नहीं हो सकता। ये तो आदमी सडन जो होता है, एक लॉन्ग सीरीज होता है डिप्रेशन का, एक्यूट डिप्रेशन में भी होता है, लेकिन कई दिन में इंसान जो है प्रिपेयर्ड होता है फॉर द कमिटमेंट ऑफ सुसाइड। कितना टाइम लग जाता है? नहीं, ऐसा कोई फिक्स वो रूल नहीं है कितना दिन लगता है, लेकिन काफ़ी समय लगता है इंसान को प्रिपेयर होने में। अचानक कोई सुसाइड नहीं, घंटे 2 घंटे में मूड बना और सुसाइड कर लिया, या तो कोई ऐसी स्टोर में कोई सिचुएशन डेवलप होती है जिससे कि व्यक्ति जो है सुसाइड करे। अदरवाइज नॉर्मली जो मैंने देखा है, 10,000 मैंने देखा केस इस तरह के, कोई व्यक्ति उसके लिए तैयारी करता है, पहले मेंटली जो है तैयार होता है अपने आप को मारने के लिए। ऐसे कोई मर नहीं जाता अचानक। फिंगरप्रिंट की अगर हम बात करें आदर्श जी, तो पंखे पे अगर मैं मान लीजिए फंदा कोई भी लगाता है, तो क्या फिंगरप्रिंट वहाँ रहेंगे? और अगर साफ न किया जाए तो फिंगरप्रिंट वो कब तक वहाँ पे रह सकते हैं? देखो, एज सच तो कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, जब तक उसको डिस्टर्ब ना किया जाए। किसी भी सरफेस फिंगरप्रिंट है तो है, जब तक कोई एटमॉस्फेरिक कंडीशन, वहाँ पे आंधी तूफान, पानी या इस तरीके कोई दूसरा एनवायरमेंटल सिचुएशन डिस्टर्ब ना करे, तो फिंगरप्रिंट तो कई सालों तक रहता है। अगर आप पेपर की बात करते हैं तो पेपर से तो 10-10 साल तक भी फिंगरप्रिंट को डेवलप किया जाता है केमिकल टेक्निक से। और इस केस में भी ये चीज़ अभी तक फैन, अगर कोई भी आदमी फांसी लगा रहा है
तो फैन पे भी फिंगरप्रिंट होने चाहिए थे सुशांत सिंह राजपूत के, लेकिन अभी तक इस तरीके की भी कोई फाइंडिंग नहीं आई, क्योंकि कोई भी आदमी अगर फैन पे एक साइड से अगर रस्सी को बांध रहा है या किसी भी बेल्ट को बांध रहा है तो फैन को होल्ड करेगा बांधने के लिए, तो उसमें से सुशांत सिंह राजपूत के भी फिंगरप्रिंट होने चाहिए, जो कि अभी तक ऐसा कोई पैरामीटर आया नहीं है। तो इससे भी ये अगर नहीं आया है, जो फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट वहाँ गए थे, तो इससे ये चीज़ भी कंक्लूड किया जा सकता है कि उन्होंने फैन को टच ही नहीं किया या फिर वो फैन यूज हुआ ही नहीं है। इसमें एक मैं और ऐड करना चाहता हूँ, व्यक्ति जो सोचता है वही लिखता है। लिखावट में जो भी कंटेंट्स हैं वे आप एक्सप्रेशन ऑफ देयर थॉट, व्यक्ति जो सोचता है वही व्यक्ति लिखता है। लिखावट में अगर कोई ऐसी एबनॉर्मलिटी या वेरिएशंस नज़र आते हैं तो निश्चित है कि वो आदमी डिप्रेशन में था। अगर वो उसका एक्सप्रेशन हेल्दी है, उसकी जो समझ है वो हेल्दी है और उसके सारे जो विचार हैं वो मतलब जैसे पहले थे वैसे हैं, तो लिखावट के आधार पे ये हम कह सकते हैं कि वो व्यक्ति आइदर ही वाज अंडर द मूड ऑफ सुसाइडल इंटेंशन और नॉट। तो लिखावट का एक बहुत महत्वपूर्ण मतलब एक इंडिकेशन है कि आप उसकी लिखावट के आधार पे वे ऑफ एक्सप्रेशन, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप उसके एक्सप्रेशन को देख के कह सकते हैं कि व्यक्ति फ्यूचर में वो सुसाइड कर सकता है, नहीं कर सकता है, स्वयं को नुकसान कर सकता है या समाज को या किसी को भी। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़, जैसे आदर्श ने भी कहा कि जो एक लिखावट है उसके आधार पे हम पता कर सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति आने वाले वक्त में क्या करने वाला है, क्या उसकी सोच है। इन्वेस्टिगेटर को क्या मदद मिल सकती है साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी से? उसकी जो दिनचर्या को ऑब्जर्व करे, एनालिसिस कर सकता है कि क्या वो व्यक्ति सुसाइडल मोड में था, क्या वो सुसाइडल इंटेंशन में था, क्या कोई ऐसी परेशानी उसको थी जो किसी व्यक्ति क्योंकि लिखावट में उसकी जो भी राइट अप है उसमें कुछ न कुछ ऐसा चीज़ें मिलेंगी जो जिसमें कि कहीं किसी के ऊपर एलिगेशन होगा, सेल्फ एलिगेशन होगा या दूसरे के लिए एलिगेशन होगा, कुछ ऐसी वेरिएशंस होगी जो कि उस व्यक्ति को ये डिटरमाइन करने में, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को ये डिटरमाइन करने के लिए एक सपोर्ट होगा कि उसका मूड क्या था लिखावट के आधार पे। तो इससे पता कर सकते हैं कि हाँ मतलब सुसाइड ही है, होमिसाइड नहीं है, कोई स्ट्रैंगुलेशन नहीं है, कोई दूसरे और फाउल प्ले नहीं है। लेकिन अगर सब कुछ ठीक ठाक था, नॉर्मल था, तो ये चीज़ें थोड़ा सा सोचने वाली चीज़ है कि सब कुछ नॉर्मल होते हुए अचानक सुसाइड क्यों करेगा कोई। तो ये एक बड़ा सवाल निकल के आएगा, अगर ऑटोप्सी में साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी होती है और सब कुछ नॉर्मल निकल के आता है तो फिर एक बड़ा सवाल खड़ा होगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ था उस दिन जिन परिस्थितियों में सुशांत की मौत हुई। कैमरामैन रविकांत तोतावर के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक।